नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस हार्दिक स्वागत के साथ हमें कुछ ये देखने को मिल रहा है और हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से जुड़ी जितनी भी आपके आपसे जुड़े आपके प्रति, क्योंकि आपके लिए ही काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इससे जुड़े जो भी लेक्चर्स हैं, जो भी आपके पीडीएफ्स हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी कंटेंट पे भी ध्यान देने वाले हैं अब। तो इसलिए हम कंटेंट से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, लेक्चर तो आप तक पहुंच ही रहे हैं, तो कंटेंट से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी पीपीटी हैं, जो भी पीडीएफ्स हैं, वो आप तक पहुंच सके। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमने कल बताया था कि गाँव-गाँव में जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन लगभग हर गाँव तक आ चुका है। बिजली भी लगभग हर गाँव तक पहुँच चुकी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आज का भारत भी वही है जो 70 साल पहले था, तो हम ये नहीं कह सकते। पूरे प्रमाणों के आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको कि आज भी गाँव में ऐसे हैं कि बिजलियाँ 24 घंटे आ रही हैं, इंटरनेट फाइबर कनेक्शन पहुँच चुका है, लोग वाई-फाई का इस्तेमाल कर रहे हैं और स्मार्टफ़ोन के उपयोग में बढ़ोतरी हो चुकी है गाँव में। तो इस तीनों चीज़ों का फ़ायदा तभी मिलेगा आपको जब आप इस संस्था के माध्यम से जुड़ पाएँगे। क्योंकि यहाँ से आपको लेक्चर्स, यहाँ भी आपको ले कंटेंट और आने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, जितने भी प्रिपरेशन एग्ज़ाम हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो सरकारी पद का हो, किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो, यहाँ से तैयारी आप बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं। कोई भी चार्ज नहीं है, ज़ीरो। चलिए, अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। और इंडियन पॉलिटी, अभी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है, उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज का पेपर हुआ है, उसमें पॉलिटी को बहुत अच्छे हद तक पूछा गया है। और यही नहीं है, कुछ बच्चों की शिकायत है कि सर पेपर अब की बार टफ आया है। ऐसा कोई नहीं है। जो ये कह रहे हैं वो केवल मूर्खतापूर्ण कथन है। ये केवल वही लोग बोलते हैं जो पहली बार एग्जाम में बैठे हैं या इन्होंने कभी एग्जाम का, कहते हैं ना, एग्जाम का रस नहीं चखा, वही लोग बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, यूपी पीसीएस हर साल अपने आने वाले एग्जाम में अपना लेवल बनाए रखता है। अब की बार एग्जाम टफ आया, सर अब की बार बहुत ज्यादा टफ आया था। जब से यूपीपीसीएस की स्थापना हुई है तब से ज्यादा अब की बार टफ आया है। 2023 में भी बोला था यूपीएससी के बारे में लोगों ने कि 1947 से जब यूपीएससी प्रारंभ हुआ था, तब से लेके अब तक का सबसे टफेस्ट पेपर है सर 2023 का यूपीएससी प्री का, आईएएस प्री का। जबकि लोगों ने पास भी किया, लोगों ने टॉप भी किया है उसे। अब जो लोग टॉप कर रहे हैं वो कौन है? वो इंसान ही तो है, इंसानी दिमाग है वो, वही तो टॉप कर रहा है। कोई अलग से एलियन और फरिश्ते तो आ नहीं रहे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एग्जाम है वो अपने लेवल को बनाए रखता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अब की बार एग्जाम टफ आया था। हाँ, थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो जाता है। पैटर्न का मतलब इन द सेंस, जैसे कभी-कभी ऑप्शंस में वो ऐसे कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट डाल देता है जिससे आप उसको सिलेक्ट करना बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है। तो इसलिए पैटर्न बदल सकता है। देखिए, यही नहीं है कि बिल्कुल ही पैटर्न बदल दिया, ऐसा कभी नहीं होता। जैसा कि 2024 अब खत्म होने वाला है, मात्र 4 दिन बाकी हैं हमारे 2024 के अंत में और 2025 नया साल। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका एम है, गोल है, तो जरूर अपना हासिल करें और ज्यादा वक्त बर्बाद ना करें। चलिए, क्योंकि संघर्ष और शिकायतें कभी खत्म नहीं होती। संघर्ष और शिकायतें कभी खत्म नहीं होती। खत्म होती है तो वो सिर्फ उम्र है, कहावत है। चलिए, तो इंडियन पॉलिटी में हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने कल बहुत हद तक बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, कैसे काम करता है, संविधान में इसकी जगह क्या है। ये सारी चीजें हमने खुल के बताई थी। आज जो टॉपिक है, और कल मैंने आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1 के बारे में पूरी तरह डिस्क्रिप्शन में बताया था कि आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1 ये कहता है, आर्टिकल 124 का एक भाग ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की संरचना और उसका गठन कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और इससे मिलकर जो बनता है वो है आपकी सुप्रीम जुडिशरी, जिसे आप सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट या टॉप ऑफ द कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश का होना और न्यायाधीश का होना, दोनों से मिलकर बनता है सुप्रीम। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या, सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते, उन और सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्षेत्राधिकार यानी उसका जुडिक्शन, उसका कार्य,
ये बढ़ाने और घटाने का काम केवल और केवल हमारी भारत की संसद ही कर सकती है। आपको पता है कि हमारे जजेस को जितने भी वेतन भत्ते मिलते हैं, जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं, जजों की संख्या कितनी होगी, जजों का कार्य क्षेत्र अधिकार कितना होगा, ये सारे काम संसद स्थापित कर सकती है। संसद को यह पूरा पूरा अधिकार है। चलिए, तो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 की तरफ आते हैं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 124 का भाग 2 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब मैं आपसे मुंह जबानी, आप सो रहे हैं आधी रात में, मैं आपके घर पहुंचा, आप सोते हुए मैंने आपको उठाया कि हाँ भाई उठिए और मुझे आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 के बारे में बताइए। सपोज ऐसा हो जाता है, मान लो आपके पिताजी पूछ लेते हैं कि बेटा 2 साल से तैयारी कर रहे हो और खर्राटे मार के सो रहे हो, चल ऐसा करते हैं बेटे को आजमाते हैं। बेटे आधी नींद में है, उसको जगाया, उससे पूछा कि हाँ भाई 124 आर्टिकल का दूसरा भाग क्या कहता है, तो आप सीधे झट से बोलना कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताता है ये। आपके पापा बिल्कुल समझ जाएंगे कि हाँ, मैं जिस पे पैसा खर्च कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है, सही कदम पर चल रहा है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं। पहले तो आप इंडियन पॉलिटी का स्वागत करिए आज के इस लेक्चर में। और इंडियन पॉलिटी में उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2। मैं कुछ देख रहा हूं, मेरी कुछ दिनों से स्पीड थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है, मैं उस स्पीड को थोड़ा कम करना चाहता हूं। मैं कुछ दिनों से रियलाइज किया है, हालांकि किसी बच्चे ने कोई कमेंट नहीं किया मेरी स्पीड को लेके कि मैं तेज से पढ़ा रहा हूं या धीमे पढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे रियलाइज हो चुका है कि मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूं। अब स्पीड बढ़ती जा रही है, इस स्पीड को थोड़ा सा मीडियम करके चलते हैं। अब डालेंगे सभी अनुच्छेद 124 का भाग 2 और सभी अपनी नजर को गड़ाए रखिए। नजर कैसे गड़ानी है आपको पता है, समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे जब आपको कोई शख्स पसंद आता है तो अपनी आंखों को ऐसे गड़ा के देखते हैं। जब कहते हैं ना, जब अपनी मोहतरमा से इश्क होता है तो आप अपनी आंखों को ऐसे गड़ा के देखते हैं। इसी प्रकार से इस लेक्चर को देखें, फिर मलाल आपसे कोई छूट जाए। तो चलिए, इसमें डालेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति। डाल दीजिए मुख्य न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। इंग्लिश में कह सकते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडिया, ऐसे कह सकते हैं। तो इंग्लिश में लिख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ द, अपॉइंटमेंट ऑफ द, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस एंड जस्टिस, जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। तो अब यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, लेकिन उस स्टेटमेंट से पहले मैं आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में बता देना चाहता हूं कि जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आप इसमें एक बात लिख सकते हैं, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे। तो लिख सकते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर, कॉलेजियम सिस्टम यानी कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर, कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये था पूरा स्टेटमेंट जो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 में बताता है। आज हम पहले तो ये पढ़ने वाले हैं कि वर्तमान समय में हमारे संविधान के तहत आज भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अदर जस्टिस की नियुक्ति कैसे की जाती है, इसकी प्रोसेस बताना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले हम वर्तमान समय की अपॉइंटमेंट सिस्टम को जान लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हमारी पॉलिटी में प्रेजेंट टाइम में आज चीफ जस्टिस की चाहे कोई अन्य जस्टिस हो उसकी नियुक्ति आज किस प्रकार से की जा रही है, भारत का राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कैसे कर रहा है, ये सारी चीज जान लेते हैं। तो चलिए, तो पहले डालेंगे टॉपिक का नाम डालेंगे नियुक्ति की प्रणाली, सिस्टम ऑफ द अपॉइंटमेंट, नियुक्ति की प्रणाली, नियुक्ति की प्रणाली, सिस्टम ऑफ द अपॉइंटमेंट। सिस्टम ऑफ द अपॉइंटमेंट्स। चलिए, देखिए हमारे सुप्रीम कोर्ट में आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन क्या राष्ट्रपति जिसे चाहे भारत का सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकता है? जिसे भी चाहे। यदि आज भारत का राष्ट्रपति किसी व्यक्ति पर उंगली रख दे कि यह भारत का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और जस्टिस बनेगा, तो क्या वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनने लायक है या नहीं है? क्या राष्ट्रपति ही शक्ति अंतिम शक्ति है? क्या राष्ट्रपति का निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाएगा? क्या नहीं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति तो जरूर की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति की उस कमेटी में और कौन कौन लोग होते हैं? चलिए मान लेते हैं हम कि नियुक्ति की प्रणाली में राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस की नियुक्ति करना चाहता है। ठीक है, आप सभी को पता है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे वो हाई कोर्ट हो, दोनों में जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये गलती से भी वहम में मत रहना कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्य के हाई कोर्ट के जस्टिस की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऐसी बात नहीं है, राज्यपाल बिल्कुल नहीं करता, राज्यपाल केवल शपथ दिलाता है। लेकिन हाई कोर्ट के चाहे चीफ जस्टिस हो और हाई कोर्ट का चाहे जस्टिस हो, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो चलिए हम पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की बात कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि सुप्रीम कोर्ट एवं सभी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर ही करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के आधार पर करता है। भाई एक बात मुझे बताइए कि यहां पर है राष्ट्रपति, जैसे कि मान लीजिए यहां पर है राष्ट्रपति, ठीक है, और राष्ट्रपति के नीचे है आपका सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं सभी हाई कोर्ट। क्या आते हैं? सभी हाई कोर्ट्स आते हैं। मान लीजिए ये है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन आने वाले सभी हाई कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती है, और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में CJI प्लस जजेस काम करते हैं, और हाई कोर्ट में भी क्या काम करता है? चीफ जस्टिस प्लस जजेस काम करते हैं। इस प्रकार से यदि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति करनी है, किसकी नियुक्ति करनी है? जजों की नियुक्ति करनी है, और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करनी है, तो वह राष्ट्रपति
सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई का परामर्श लेता है। किसका परामर्श लेता है? सीजेआई का परामर्श लेता है। ऐसे यानी राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी सहमति से मिलकर और सीजेआई की सलाह मांगकर सुप्रीम कोर्ट में अन्य जजों की और हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस और अन्य जजों की नियुक्ति करता है। लेकिन उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति की यह शक्ति स्वतंत्र नहीं है। जैसे मैंने बोला था कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी व्यक्ति को भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का अन्य न्यायाधीश तथा हाई कोर्ट का न्यायाधीश बना सकता है क्या? नहीं। राष्ट्रपति के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं। अंतिम सलाह होती है भारत के मुख्य। लेकिन ये जो जजमेंट आया था, ये सेकंड जजेस केस में आया था। हमारा सेकंड जजेस जो केस है वो 1993 में काम करता है। यानी 1993 में भारत की संसद के द्वारा सेकंड जजेस केस आया था और सेकंड जजेस केस में यह बताया गया था कि राष्ट्रपति यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करता है, तो उसमें सेकंड जजेस केस में केवल इतना था बच्चों कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को ही सर्वोपरि माना गया, यानी एक व्यक्ति के परामर्श पर। ये सेकंड जजेस केस 1993 आप डाल सकते हैं यहां पर सेकंड जजेस केस। यानी सेकंड जजेस केस कहता है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए केवल भारत का मुख्य न्यायाधीश ही काफी। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एक व्यक्ति ही काफी है? नहीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ आज जब राष्ट्रपति जिन जिन व्यक्तियों से परामर्श लेता है उनमें कौन कौन व्यक्ति हैं, तो चलिए तो लिख लेते हैं। अब आता है थर्ड जजेस केस, थर्ड न्यायाधीश मामला। और तीसरे न्यायाधीश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में अदला बदली की और अपने बयान को अदल बदल कर उसने यह बयान दिया 1998 में। कब दिया? 1998 में। 1998 में उसने क्या बयान दिया? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राष्ट्रपति जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करता है तो वह केवल और केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश से ही परामर्श करता है। लेकिन 1998 के तीसरे न्यायाधीश मामले में ऐसा नहीं होगा। यानी अब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में जजों की और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने के लिए केवल और केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश से नहीं बल्कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह के लिए भी बाध्य माना जाएगा। यानी अब यह बात आती है तो इसमें लिख सकते हैं कि तीसरे न्यायाधीश मामले में द्वितीय न्यायाधीश मामले को बदलकर द्वितीय न्यायाधीश मामले को बदलकर द्वितीय न्यायाधीश मामले को बदलकर, और द्वितीय न्यायाधीश मामला कब था? 1993 में आया था। द्वितीय न्यायाधीश मामले को बदलकर सुप्रीम कोर्ट एवं राज्यों के हाई कोर्ट एवं राज्यों के उच्च न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति अब भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश के परामर्श के द्वारा के साथ प्लस सर्वोच्च न्यायालय के
सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम यानी सीनियर जज, चार अन्य वरिष्ठतम जजों के द्वारा दिए गए परामर्श के आधार पर दिए गए परामर्श के आधार पर दिए गए परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करता है। यानी एक बात तो स्पष्ट हो गई बच्चों कि सेकंड जजेस केस में यह था कि यदि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करनी है तो सेकंड जजेस केस 1993 ये कहता है कि राष्ट्रपति को यदि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करनी है ना तो वह केवल और केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश से ही परामर्श ले सकता था। लेकिन तीसरे जज के केस में यह बदल दिया गया मामला और तीसरा जजेस केस 1998 ये कहता है कि अब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करना चाहता है, चीफ जस्टिस की नहीं, जजों की नियुक्ति करना चाहता है तो वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ अब चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मांगेगा। यानी टोटल 5 मेंबर की कमेटी होगी। कितनी? 5 मेंबर की कमेटी। चलिए तो सबसे पहले हम यहां पर एक चार्ट बना लेते हैं और यह चार्ट ऐसे होगा जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को अपॉइंटमेंट देनी है। कहां पर? राष्ट्रपति को अपॉइंटमेंट करनी है, और राष्ट्रपति को अपॉइंटमेंट करनी है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करना है किसको? जजेस को, जजेस को। और हाई कोर्ट में भी किसको नियुक्त करना है? चीफ जस्टिस को और जजेस को। ठीक है, जैसे आपको पता है कि राज्य की न्याय प्रणाली में सबसे बड़ी जुडिशरी बॉडी का नाम है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होता है और जजेस होता है। तो हाई कोर्ट का जो सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है जिसको चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट बोलते हैं, और इंडिया के सबसे बड़े न्यायाधीश को भारत का मुख्य। तो सुप्रीम कोर्ट में यदि राष्ट्रपति को अपॉइंटमेंट करनी है सुप्रीम कोर्ट के जजों की और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों की, ठीक है, तो इसके लिए राष्ट्रपति की कमेटी में जो काम करते हैं वो हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इस बात को याद रखना। यानी राष्ट्रपति को यदि अपॉइंटमेंट करना है सुप्रीम कोर्ट के जजों की और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट की या जजों की, तो राष्ट्रपति को सीजेआई भारत का मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट के होने चाहिए उनसे सलाह मशवरा करके ही इनका अंतिम फैसला होता है। क्या होता है? अंतिम फैसला। इनसे सलाह मशवरा करके ही वो यहां पर इनकी नियुक्ति कर सकता है। तो चलिए इस बात को और एक बार अंडरलाइन कर लीजिए। समझ गए आप? चलिए, तो किन से सलाह मांगेगा? और ये जो लोग होते हैं ये कमेटी में काम करते हैं, ये है आपकी समिति, और यही कमेटी के प्रोसेस को कहते हैं कॉलेजियम प्रणाली। क्या कहते हैं? कॉलेजियम प्रणाली। इसका नाम है कॉलेजियम सिस्टम। ओके, चलिए, लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा तो सुप्रीम कोर्ट में के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए सलाह किससे? क्योंकि यहां तो सीजीआई सलाह दे रहा है, लेकिन मान लो कभी सीजीआई की ही नियुक्ति करनी पड़ जाए तो फिर सीजीआई की नियुक्ति करने के लिए सलाह मशवरा किससे मांगा जाएगा? तो चलिए इसके लिए भी बात कर लेते। अब आती है बात, तो लिखेंगे यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो
नियुक्ति करनी है तो यहां भी कॉलेजियम प्रणाली का प्रयोग होता है, लेकिन कमिटी में मेंबर चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो, पहले हम सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति नहीं कर रहे थे। ठीक है, तब तो सीजीआई सलाह दे रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जज होते हैं। जब 33 जजों की नियुक्ति की जाती है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांगा जाता है, और जब भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करना है तो सलाह किससे मांगी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के कोई 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से। तो लिखेंगे पहले यहां पर लिख सकते हैं आप। तो इस कमेटी में होता है राष्ट्रपति प्लस सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, सीनियर जजेस, वरिष्ठ न्यायाधीश प्लस और कौन होता है? और हाई कोर्ट के और किन्हीं 2 राज्यों के मुख्य न्यायाधीश और जजेस, और किन्हीं दो राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या 2 वरिष्ठ न्यायाधीश। चलिए, तो इसका मतलब समझ गए आप। तो इसको इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? जैसे कि एक तो आता है प्रेसिडेंट के बाद आएगा 4 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 4 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एक ही आता है। और प्लस में और कौन आएगा? प्लस में आएगा किन्हीं 2 राज्यों के, यानी 2 हाई कोर्ट्स या चीफ जस्टिस ऑफ द 2 हाई कोर्ट्स, चीफ जस्टिस ऑफ द 2 हाई कोर्ट्स, और क्या आता है? 2 सीनियर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ऑफ द 2 सीनियर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। चलिए, तो ये थी हमारी भारत की कॉलेजियम प्रणाली। क्या थी? भारत की कॉलेजियम प्रणाली। आप देख सकते हैं कि तीसरे जजमेंट केस के तहत, और आपको बता दूं कि तीसरा जजमेंट केस ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, इनमें किसी भी प्रकार के न्यायाधीश की नियुक्ति जब की जाती है तो कार्यपालिका का फैसला प्रभावी नहीं माना जाता। यदि मान लो कल को सीजेआई और 4 सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के ये बोलते हैं कि हमें एक्स नाम के व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, लेकिन राष्ट्रपति कहता है कि मैं इसे नहीं मानूंगा। राष्ट्रपति जुडिशरी का हिस्सा नहीं है, राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का हिस्सा है। क्या है? ये एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, और कार्यपालिका का फैसला इसमें अंतिम नहीं माना जाता। यानी अंतिम फैसला केवल और केवल राष्ट्रपति को छोड़कर कमेटी में आए हुए सभी लोगों का माना। ठीक है, आखिरी फैसला किसका होगा? इनका होगा, क्योंकि थर्ड जजेस केस ये कहता है कि कार्यपालिका का निर्णय इसमें प्रभावी नहीं होता। लिख सकते हैं कि कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका नहीं होती है सरकार, कार्यपालिका का फैसला अंतिम नहीं माना जाता, अंतिम नहीं माना जाता। तो ये था हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस की नियुक्ति कैसे होती। आपसे कोई पूछे कि सर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति कैसे होगी, तो आंसर क्या करना है? कमेटी आपके सामने। आपसे कोई पूछे सर भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में कौन कौन शामिल है, कमेटी आपके सामने। आपसे पूछे कोई सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे करनी है, कमेटी आपके सामने है। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छे। यानी आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि ये फ्लो चार्ट जो है आपके लिए बनाया है, मैंने अपने लिए बना के कोई साबित नहीं किया। ये चीज ये आपके लिए है ताकि आप फ्लो चार्ट से समझ सकें।
अब चाहता तो मैं पूरी पूरी रामायण लिखवा देता, क्या मतलब था उसका? थ्योरी से बचना है। हमको थ्योरी से बचना है। थ्योरी से जितना बचेंगे, फ्लो चार्ट पर जितना ध्यान देंगे, हम ये मान लीजिए कि अपनी नॉलेज को तो बूस्ट करेंगे ही करेंगे। मैं पूरी आपको किताब लिखवा दूं, रामायण लिखवा दूं, फिर उस बोलूं कि रामायण को बेटा बस याद करते रहो। थ्योरी आपके दिमाग में तब तक नहीं बैठ सकती जब तक आप अपने फ्लो चार्ट पर ध्यान नहीं। अब मैं किसी आज यूपीएससी के तैयारी करने वाले बच्चे से ये बोलूं कि बेटा आज तुम कॉलेजियम प्रणाली पर 2 पेज लिख के बता दो, वो कॉलेजियम प्रणाली पर 2 पेज लिख देगा, बिल्कुल लिख देगा। क्यों? क्योंकि उसको ये पूरा फ्लो चार्ट समझ में आ गया। ये फ्लो चार्ट उसके दिमाग में बैठ गया है। जब वो कभी एग्जाम हॉल में जाएगा और न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ा कोई भी प्रश्न उसके सामने आ भी गया ना, तो वो फ्लो चार्ट से अपनी आंसर राइटिंग को चला देगा, करके आ जाएगा और 10 नंबर लेके आ जाएगा। सही बता रहा हूं मैं। तो इसलिए फ्लो चार्ट से पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। आपको पता है बचपन में जब आप केजी स्टैंडर्ड के थे या फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में थे, तो मैडम जो थी वो ड्राइंग से पढ़ाती थी, चित्रों से पढ़ाया करती थी। क्यों पढ़ाती थी? ताकि बच्चों को चित्रों के माध्यम से वो चीजें ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाती हैं बजाय पढ़ने के। तो चित्रों से समझाती थी। जैसे कि आपको पता है छोटे बच्चों की किताबों में थ्योरी कम और चित्र ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि चित्र ये साबित करना चाहते हैं, क्योंकि एक तो बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्टिंग फील होता है, यार क्या चीज है, जो चीज उन्होंने कभी देखी नहीं है वो चीज वो किताबों में देख लेते हैं। जैसे कि जब हम थे, हमें अपना वक्त याद है, फिफ्थ सिक्स क्लास स्टैंडर्ड में थे, तो मैडम क्या करती थी, नैतिक शिक्षा की किताब थी, उस नैतिक शिक्षा की किताब को खोल के ये बोलती थी कि बेटा देखो, जैसे कोई चीज पढ़ा रही है, बोल मान लो वो फैमिली के बारे में पढ़ा रही है, ठीक है, परिवार है, तो परिवार में परिवार का पूरा चित्र आता था, उस पूरे एक सर्किल में बना के उसमें पूरा परिवार आता था। उसमें लिखा भी होता था ये माता पिता हैं, ये चाचा चाची हैं आपके, ये ताऊ जी ताजी हैं, जो भी हैं, ये दादा दादी जी यहाँ बैठे हुए हैं सोफे पर। तो ऐसा चित्र बना के वो हमें समझाते थे कि बेटा दिस इज फैमिली, दिस इज योर फैमिली। इससे हम समझाते थे कि फैमिली क्या होती है, फैमिली में कौन कौन होता है, ऐसे था। तो यही कहते हैं कि चित्र की जो प्रणाली है हमारे भारत की प्राचीन विरासत और प्राचीन संस्कृति और सभ्यता है चित्र। चलिए तो आगे चले। तो आज हमने ये देखा, यानी अभी तक के सफर में हमने न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी कॉलेजियम प्रणाली को, लेकिन मेरे दिमाग में अभी एक टॉपिक चल रहा है जो कि बहुत बड़ा है, बड़ा इन द सेंस बहुत बड़ा मुद्दा। लोग ये कहते हैं आज हमारी सरकार में यदि सुप्रीम कोर्ट किसी पर सुनवाई करता है, सुप्रीम कोर्ट किसी पर कार्यवाही करता है, तो आज विपक्ष का यह दावा है, विपक्ष ये क्लेम करता है रूलिंग पार्टी पर कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की पुतली है, केंद्र सरकार की कठपुतली। अब मैं थोड़ी कंट्रोवर्सी बताने वाला हूं आपको, ये कंट्रोवर्सी है भाई साहब, ये मत सोचना कि मैं किसी पार्टी का समर्थन कर रहा हूं, ये हकीकत में बता रहा हूं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, तो मेरा ये बताना फर्ज है। अब सुप्रीम कोर्ट पढ़ ही रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को अच्छे से ही पढ़ लें। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में एक बार बहुत बड़ा विवाद हो गया, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। शायद आज की अपोजिशन ये भूल चुकी है कि उनकी सरकार के समय कैसे कैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती, तो भूल गई है, उनको बताना अभी लाजमी है। कैसे? जैसे अभी क्या है, अभी सुप्रीम कोर्ट जो काम कर रहा है चीफ जस्टिस और अन्य जस्टिसों की निगरानी में, तो जब भी कोई भी अपोजिशन किसी भी नेता पर कोई भी केस होता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी नोटिस जाता है या उनके खिलाफ कोई भी जजमेंट आता है सुप्रीम, वो सीधे सीधे रूलिंग पार्टी का उसे कठपुतली कह देते, कहते हैं कि न्यायपालिका को तो नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात कही है आपसे,
कि न्यायपालिका को नरेंद्र मोदी जी चला, काहे को चला रहे हैं यार? पता नहीं संविधान की समझ नहीं है या फिर क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं कहना ये चाहता हूं बच्चों कि आज के जो आरोप है, देखो पॉलिटिक्स अपने आप में एक अलग चीज है, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा, मैं केवल आपको संविधान के बारे में बता देना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने संविधान को पढ़ा है, संविधान के इतिहास को पढ़ा है, और जो लोग आज संविधान की दुहाई बार बार दे रहे हैं, मैं मानता हूं कि यदि वो संविधान को अच्छे से एक बार पढ़ लें तो वो संविधान कभी भी संविधान की इस दुहाई को ढोंगबाजी नहीं करेंगे। बिल्कुल मैं सच कह रहा हूं आपसे। जैसे कि क्या है, मैं थोड़ा कंट्रोवर्सी में जाना चाहता हूं क्योंकि कंट्रोवर्सी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे? ताकि आप किसी से तर्क कर सकते हैं, यूपीएससी का मेंस लिखने में बहुत हेल्पफुल है। कैसे? तो देखें, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, टॉपिक का नाम है हमारा, क्योंकि जब नियुक्ति पड़ी है तो नियुक्ति के मामले में और भी चीजें पढ़नी पड़ेंगी हमको। तो लिखेंगे कि न्यायाधीशों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विवादित विवादित मामला, यानी हम आज अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस एंड कंट्रोवर्सी अबाउट दैट ये पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम इंग्लिश में लिख सकते हैं आप, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस एंड कंट्रोवर्सी अबाउट दैट देखिए, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं क्या कंट्रोवर्सी है। एक बार एक ऐसा समय आया था हमारे भारत के इतिहास में, हमारे भारत की राजनीतिक प्रणाली में एक ऐसा अंधकार का समय आया था, एक ऐसे कंट्रोवर्सी का समय आया था जिसमें संसद और न्यायपालिका आपस में भिड़ गई। यानी संसद ने उस समय के इतिहास में अपने आप को हमेशा सुपीरियर माना है और सुपीरियर रहने को साबित किया है कि संसद ही सर्वोच्च है। अरे भाई, कहना क्या चाहते हो? संसद सर्वोच्च है तो क्या संविधान संसद के नीचे आता है या ऊपर आता है? जब संसद ही सबसे बड़ी हो गई तो संविधान क्या है फिर? लेकिन आज की प्रणाली में, आज के समय में हमारा भारत का संविधान संसद से भी ऊपर है, तो संविधान सर्वोच्च है, ना कि संसद। लेकिन एक समय ऐसा था हमारे भारत की राजनीतिक प्रणाली में कि उस समय संसद और न्यायपालिका आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ गई थी, आपस में मतभेद की स्थिति में। कैसे? कि संसद जो भी काम कर रही थी वो हमेशा न्याय प्रणाली के अधीन के खिलाफ काम कर रही थी। संसद के जितने भी काम थे वो सब न्याय प्रणाली के खिलाफ थे। और याद रखना, एन ए पालकी वाले जो कि हमारे सबसे बड़े विधिवेत्ता है, उन्होंने एक बात कही थी। एन ए पालकी वाला बोलते हैं कि राजनीति में न्याय प्रवेश हो जाए, यदि पॉलिटिक्स में न्याय आ जाता है तो ठीक बात है, लेकिन न्याय में राजनीति आ जाए तो बहुत ही विनाशकारी। जी बिल्कुल, राजनीति में न्याय का आना, राजनीति में न्याय का आना ठीक है, लेकिन यदि न्याय में राजनीति आ जाए तो समझ लेना बहुत ही खतरनाक बात है। उन्होंने विनाशकारी के नाम से इस शब्द को संबोधित किया। विनाशकारी है। ये राजनीति में यदि न्याय आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन न्याय में राजनीति आ रही है तो मान लेना कि डब्बा डोल होने वाला है। कैसे? देखें बच्चों, हमारे संविधान जब लागू हुआ था 1950 में, तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो लगभग लगभग बताया जाता है कि 1972 तक जो जजों की नियुक्ति की जाती थी, जजों की जो नियुक्ति की जाती थी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे वो हाई कोर्ट, तो 1950 में संविधान के लागू होने और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय से 1972 तक ये बताया जाता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय और भारत के सभी उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति केवल वरिष्ठता के आधार पर की जाती। इसका जो आधार था आप लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में
सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालयों में, सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों एवं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जाती थी, के आधार पर की जाती थी। यानी ये वो कंट्रोवर्सी का समय है। हमारे संविधान को आज लागू हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था और 1972 तक यह बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश वही व्यक्ति बनता था जिसकी सीनियरिटी लेवल हाई होता था। यानी आज आपकी क्लास में, मैं आपकी क्लासरूम की बात करूं, मैं आपके ऑफिस की बात करूं, ठीक है, ऑफिस में जो व्यक्ति अपनी एज में सीनियर होता है उसका प्रमोशन जल्दी हो जाता है या उसके काम के बेस पे हो जाता है, ठीक है, यही चीज होती है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी मुख्य न्यायाधीश बनता था वो सीनियरिटी के आधार पर बनता था। चलिए, तो अब मुख्य न्यायाधीश की बात यहां से हमने चुरा ली, लेकिन एक समय ऐसा आया बच्चों कि 1964 में, एक समय ऐसा भी है बीच में कि 1964 में क्या था, नेहरू जी की सरकार थी। अब नेहरू जी की सरकार में एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश थे जिनका नाम था जफर इमाम। क्या था? जफर जफर इमाम था ना, ऐसा था कुछ। तो सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था जफर इमाम, जफर इमाम थे, ठीक है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के ये न्यायाधीश हुआ करते थे जफर इमाम, आपको पता है जफर इमाम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लेवल के जज, लेकिन इनको मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया गया? नेहरू जी का भी सही था, उनका कहना भी सही था कि जफर इमाम सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, लेकिन इनको मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता क्योंकि जफर इमाम के हेल्थ इश्यू ज्यादा हैं। क्या है? हेल्थ इश्यू। क्योंकि जफर इमाम जो थे बहुत ज्यादा बीमार रहते थे। अब बीमार व्यक्ति सही से न्याय नहीं कर सकता क्योंकि उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी दूरदर्शिता, ये सारी चीजें बेकार मानी जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो एक्चुअली में ये फिजिकली फिट नहीं थे, और जब ये व्यक्ति फिजिकली फिट नहीं होगा तो भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सकता, ठीक है, सीधी बात है। बीमार रहते हैं, कल को हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो गद्दी खाली रहेगी, क्या मतलब है। तो चलिए, 1964 में केवल इस प्रथा को तोड़ा गया था। इसके बीच में 1950 से और 72 में इस प्रथा को तोड़ा गया और यहां पर लिखा गया कि यह सुप्रीम कोर्ट के, देख सकते हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हुए भी, वरिष्ठ न्यायाधीश होते हुए भी, वरिष्ठ न्यायाधीश होते हुए भी यह, होते हुए भी यह मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाए, मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाए, नहीं बन पाए। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बच्चों हेल्थ इशू। इनके हेल्थ इशू ज्यादा थे, ठीक है। इनके हेल्थ इशू थे, ठीक है। तो चलिए हम लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, ऐसे में तो व्यक्ति को सीनियरिटी के आधार पर हम उसे मुख्य न्यायाधीश नहीं बना सकते, लेकिन एक समय और आया 72, जब 1972 का यह समय था और 1973 में इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया? 1973 में इंदिरा गांधी सरकार ने संसद की सीनियरिटी को, संसद की सुपरियोरिटी को साबित करने के लिए उसने एक नई सरकारी नीति बनाई और नई सरकारी नीति में अब सरकार का विधि मंत्री, सरकार के विधि मंत्री की उपस्थिति को कॉलेजियम प्रणाली में डाल दिया गया और कॉलेजियम प्रणाली में डालने के अलावा अब यह बात कही गई कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अब सरकार के परामर्श से की जाएगी। एक्चुअली में बच्चों वहां पर एक बड़ा केस आया कि 1973 में, यानी 1973 में एक गवर्नमेंट पॉलिसी आती है
क्या आती है? गवर्नमेंट पॉलिसी। तो न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी आती है और न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी ये कहती है कि अब कॉलेजियम प्रणाली में सरकार के परामर्श से, कार्यपालिका के परामर्श से सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाएगी। ये इंदिरा गांधी के संसद से ये बयान थे, ठीक है। और इंदिरा गांधी ने ऐसी पॉलिसी बनाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का डब्बा डोल कर दिया। ये उस समय की बात है। इसे न्यायपालिका का अंधकार का समय कहते हैं। हाँ जी, इतिहास में हमारे। तो चलिए 1973 में, जबकि मैंने आपको बताया है कि संविधान ने हमेशा न्यायपालिका को इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड रखा है। जब जब सरकार ने, एक कहावत है एन ए पालकीवाला, बहुत बड़े जुडिस्ट हुए, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है। वो कहते हैं कि राजनीति में न्याय आ जाए तो ठीक है, लेकिन न्याय में राजनीति आ जाए तो खतरनाक बात है। इसीलिए कहते हैं कि जब न्याय में सरकार आ गई तो सरकार का मतलब राजनीति आ गई, और जब जब न्याय प्रणाली में पॉलिटिक्स ने इन्वॉल्व किया है तब तक न्याय प्रणाली। अब देख लो, सरकार ने जजों की नियुक्ति करना भी स्टार्ट कर दी 1973 के समय। तो इंदिरा गांधी की सरकार में यह बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिनका नाम था सीकर। क्या था? सीकर। 1973 में, 1972 तक थे जब सुप्रीम कोर्ट के जज थे। 1972 तक सीकर, सीकर नाम के जो चीफ जस्टिस थे, ये रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में नियम तो यह था कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश ही मुख्य न्यायाधीश बनेगा, लेकिन ऐसा बच्चों नहीं हुआ। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के 1973 में जो चीफ जस्टिस बनते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं, उनका नाम है अजीत नाथ रे। क्या है? अजीत नाथ रे। अजीत नाथ रे नाम का व्यक्ति 1973 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाता है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की शर्त क्या थी? कि जो सीनियर होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा। लेकिन अजीत नाथ रे सीनियर नहीं थे, इनसे बड़े 3 सीनियर और बैठे थे, जबकि उनको भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया। इनके नाम थे, जिनका नाम था, एक का नाम था ग्रोवर, एक का नाम था शेल्टर, एक का नाम था शेल्टर, एक का नाम ग्रोवर, और एक का नाम और था हेगड़े, एक का नाम था हेगड़े। ठीक है, ऐसे कुछ जज थे, मुझे पूरे नाम नहीं पता, मैंने कुछ कुछ बता, इनके सरनेम बता दिए। एक के थे ग्रोवर, एक के थे शेल्टर, और एक थे हेगड़े। ये 3 सीनियर जज बैठे हुए थे, और इन तीनों सीनियर जजों को छोड़कर इंदिरा गांधी सरकार ने अजीत नाथ रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। और सुनिए, चलो सीनोटी को तो छोड़ ही दिया इंदिरा गांधी ने, लेकिन इंदिरा गांधी ने सीनोटी को छोड़ने के साथ साथ भारत के जो मुख्य न्यायाधीश, जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, नए मुख्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति होती है, तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांगा जाता है। आपको पता है, ये राष्ट्रपति करते। उस समय आपको बता दूं, सरकार ने अजीत नाथ रे को, यानी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त करते समय पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कोई भी परामर्श नहीं मांगा। पहला उल्लंघन। दूसरा उल्लंघन, 3 बैठे हुए जज जो सीनियर जज थे, इनकी सीनियरिटी लेवल को की धज्जियां उड़ा दी गई और अजीत नाथ रे को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। पहला संविधान का उल्लंघन। अब आते हैं नेक्स्ट, 1977 की बात है साहब। 1977 में अजीत नाथ रे को रिटायर कर दिया, और अजीत नाथ रे को रिटायर करने के बाद आपको बताऊं, इंदिरा गांधी सरकार ने, जब सरकार के परामर्श पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होती, तो कार्यपालिका के परामर्श पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मीर हिजबुल्ला हेग को बनाया गया, है ना। जो हेग थे, मीर, हाँ कुछ ऐसे थे इनका नाम था। तो 1977 में सीजीआई के रूप में किसे बनाया गया? मीर हिजबुल्ला हेग को बनाया गया। मीर हिजबुल्ला हेग को बनाया गया। बेग है कुछ, हेग नहीं है, वो बेग है, ठीक है। चलिए, तो मीर हिजबुल्ला बेग को बनाया गया, यानी इसका मतलब है, और आपको पता है 1977 में जिस सीजीआई को बनाया गया था, इनसे ज्यादा सीनियर लेवल एक जज और थे, जिनका नाम था एचआर खन्ना।
यानी इंदिरा गांधी ने HR खन्ना की सीनियरिटी लेवल को धज्जियां उड़ाकर और इसको इग्नोर करके मीर साहब को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। आइए साहब, संविधान क्या कह रहा है? संविधान कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश वही बनेगा जो वरिष्ठ हो। इंदिरा गांधी ने 2 बार इस सीनियरिटी लेवल का धज्जियां उड़ा के साबित कर दिया था। अब बताइए, तो कंट्रोवर्सी बहुत रही है। चलिए, और जब आपको पता है कि 1977 के बाद जब 1978 में जनता दल की सरकार आती है, तो जनता दल की सरकार ने सबसे पहले न्यायपालिका को स्वतंत्र किया। उसने कहा कि हमारी सरकार किसी भी प्रकार से, मोरारजी देसाई बतौर भारत के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम किसी भी प्रकार से भारत की इंडिपेंडेंसी में कोई भी इंटरप्ट नहीं करेंगे। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, रहेगी हमेशा। चलिए, तो इस कथन को कहने का मतलब यह था कि हम किसी भी प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और आपको पता है, उस जनता दल की सरकार ने यह साबित करके बताया कि संविधान ही हमारे लिए सर्वोच्च है, ना कि संसद। 1978 में मीर साहब को रिटायर कर दिया 1 साल के बाद। मीर साहब को रिटायर करने के बाद आपको पता है 1978 में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? डी.वाई. चंद्रचूड़। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के पिता वाई.वी. चंद्रचूड़। 1978 में कौन बने सीजेआई के रूप में? क्योंकि सीनियर थे सबसे ज्यादा, वाई.वी. चंद्रचूड़। वाई.वी. चंद्रचूड़ बने। तो कौन है? ये हैं आपके फादर ऑफ डी.वाई. चंद्रचूड़। फादर ऑफ डी.वाई. चंद्रचूड़। तो अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, भारत के पूर्व। बताओ, दोनों बाप बेटे भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके। इतनी बड़ी बात है, कितनी गर्व की बात है यार, कि बाप भी कह सकता है कि मेरा बेटा भारत का मुख्य न्यायाधीश बना, मैं भी था। तो वाई.वी. चंद्रचूड़ और डी.वाई. चंद्रचूड़, ये इनके ही बेटे हैं, तो अभी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ जी। बहुत सुने होंगे आपने उनके बारे में। और अभी सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है? संजीव खन्ना। संजीव खन्ना जो है, इनका परामर्श डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ही दिया था, और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं। क्या है? सीनियर जज। तो अभी जो न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की, वो संविधान के तहत की गई है बच्चों। क्यों? क्योंकि एक तो वरिष्ठ है, पहली बात। दूसरी बात डी.वाई. चंद्रचूड़ के परामर्श पर, ठीक है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर और वरिष्ठता के आधार पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती। ये तो है योग्यता। योग्यता को बाद में रखा जाएगा और वरिष्ठता को पहले रखा जाता है। चलिए, तो ये थी कंट्रोवर्सी। जो लोग कहते हैं कि न्यायाधीश को भी, न्यायपालिका को इंदिरा गांधी सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था, अपने पूरे कब्जे में ले लिया था, तो ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये बहुत अंधकार का समय था न्यायपालिका के लिए। तो अब कैसा लग रहा है आप सभी को? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। चलिए, तो अब आर्टिकल 124 सब क्लॉज 3 के बारे में देख लेते हैं एक बार। देखिए, अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 3। अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 3 यह कहता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के पद के हेतु योग्यता है। योग्यता क्या होनी चाहिए वो देख लेते हैं। देखिए, न्यायाधीश बनने हेतु योग्यता है। मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों के पद की योग्यता है। ये पद की योग्यता है, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश और एवं अन्य न्यायाधीशों के पद की योग्यताएं कैसी होनी चाहिए एक बार देख लेते हैं। आपको पता है बच्चों कि पहली बात तो यह होती है कि वे भारत का नागरिक हो, दैट ही इज या सी इज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत का नागरिक हो।
पहली बात तो भारत का नागरिक हो, यानी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। दूसरी बात ये कही जाती है, तो अलग क्रम में लिखिए वरना फिर मिक्स हो जाता है। तो पहली बात तो पहला पॉइंट है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए उसे किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्यरत होना चाहिए। तो लिख सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश बनने के लिए उसे किसी भी उच्च न्यायालय में, किसी भी हाई कोर्ट में लगातार 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 न्यायाधीश के रूप में लगातार न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट इसी में ही है, वो आप दूसरा ही करिए इसको। क्या कहते हैं? अथवा यानी और, अथवा यानी और। या तो देखो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश बनने की शर्त यह है कि वह किसी भी हाई कोर्ट में लगातार न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त करने वाला होना चाहिए। जो किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष या तो न्यायाधीश रहा है या मुख्य न्यायाधीश रह चुका है, वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है, यहां से इसको काट दीजिए, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, आप फिर बोलोगे सर जो आपने पढ़ाया था वो मुख्य न्यायाधीश में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो न्यायाधीश लिखिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की शर्त क्या होनी चाहिए? हाई कोर्ट में 5 वर्ष के रूप में वो न्यायाधीश के रूप में होना चाहिए। या फिर ये कह सकते हैं कि किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी उच्च न्यायालय में, किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष लगातार 10 वर्ष लगातार अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, कार्य कर चुका हो, कार्य कर चुका हो। ठीक है, चौथी कंडीशन ये होती है, तीसरी कंडीशन, सॉरी ये तीसरी है बच्चों, है ना, थर्ड। तो दोनों कंडीशन में या तो हाई कोर्ट का 5 वर्ष जज रहा हो, या फिर उसी हाई कोर्ट में 10 साल या किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल का उसे एडवोकेट होने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है। तीसरी कंडीशन यह कहती है कि राष्ट्रपति की नजर में वह प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए। राष्ट्रपति के नजर में, राष्ट्रपति की नजर में प्रतिष्ठित न्यायवादी हो, क्या हो? प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए, न्यायवादी होना चाहिए। अच्छा, न्यायवादी का मतलब क्या है? देखो देखो न्यायवादी वो होते हैं बच्चों, देखिए मान लो किसी लॉ से जुड़ी फील्ड में काम कर चुका हो, या फिर ये हो सकता है कि किसी लॉ यूनिवर्सिटी में अच्छा प्रोफेसर हो, अच्छा डीन बन चुका है यूनिवर्सिटी। जैसे आपने पढ़ा है ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, जो लॉ यूनिवर्सिटी होती हैं, उन लॉ यूनिवर्सिटियों में बड़े बड़े प्रोफेसर पढ़ाते हैं। तो बड़े बड़े जो प्रोफेसर होते हैं ना, ये प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं और डीन बन चुके हैं, तो वो प्रतिष्ठित न्यायवादी होते हैं, उन्हें लॉ की पूरी समझ होती है। तो वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी बन सकता है। जरूरी नहीं है कि वो जज ही रह चुका हो, वो जरूरी ये भी है कि वो प्रतिष्ठित न्यायवादी के रूप में जाना जाता हो, उसकी शहर में पहुंच हो, उसका शहर में नाम होना चाहिए। अरे ये प्रोफेसर साहब लॉ पढ़ाते हैं साहब, ऐसे नाम होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छी बात, यहां तक आप समझ चुके हैं कि प्रतिष्ठित न्यायवादी का कहना चाह रहा है कि किसी भी विधि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहा हो, किसी लॉ यूनिवर्सिटी, किसी लॉ यूनिवर्सिटी में
प्रोफेसर के रूप में, प्रोफेसर के रूप में रहा हो, प्रोफेसर के रूप में रहा हो। तो ये बातें कही जाती हैं, ये योग्यताएं। और योग्यता जो है वो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 3 में आती है। ओके, चलिए इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे, अभी के लिए हम इतना ही चाहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज आपको कॉलेजियम प्रणाली, जजेस की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस एंड कंट्रोवर्सी एंड योग्यताएं यानी एलिजिबिलिटी कि न्यायाधीश कौन बन सकता है। अब क्या आप न्यायाधीश बन सकते हो? देखो, आप भारत के नागरिक तो हो, लेकिन आपने हाई कोर्ट में, जिसके पास लॉ की डिग्री नहीं है और जो लॉ की नहीं है, तो जज कभी नहीं बन पाएगा। 5 वर्ष में यदि आपने 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में बिता दिए हैं तो भैया आप बन जाना, एडवोकेट रह चुके हैं तो बन जाना। अब जिसके पास लॉ की डिग्री ही नहीं है तो वो भारत का नागरिक ही रहे तो ज्यादा अच्छी बात है, बाकी तो वो बन ही नहीं सकता। खैर, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, और अभी के लिए हम समाप्त चाहते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे इस चीज को पढ़ाते हुए, लेकिन इसको यूटिलाइज कीजिएगा ना, ये कथा की तरह सुन के फोन बंद करके मत बैठ जाना, इस पे थोड़ा सा रफली वर्क कर लेना। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि पेपर में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर में जो स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं ना, इनमें आपको कभी भी तो कोई दिक्कत नहीं हो। आप तुरंत यो पहचान लोगे कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और ये स्टेटमेंट करेक्ट है। किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी का प्री है, चाहे आप स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, कहीं भी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही, और मेरा सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।